सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। इट्स कंसेप्चुअल। तो आज से हम CVS पैथोलॉजी की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको पहले ही एक लिस्ट दे रहा हूँ। ठीक है, ये रही ऊपर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो लिस्ट है, वो मैं आपको इधर पे वीडियो में दिखा देता हूँ ताकि आने वाले लेक्चर्स में हम जो डिस्कस करेंगे वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम पहले इश्केमिक हार्ट डिजीज़ ले लेंगे पूरा, उसमें MI पूरा क्वेश्चन डिस्कस होगा, एंजाइना एंड एथेरोस्क्लेरोसिस। तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ इश्केमिक हार्ट डिजीज़। ओके, तो वो तीन हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एंड फिर जैसे टॉपिक आता चला जाएगा तो हम क्वेश्चंस डिस्कस करते चले जाएंगे। ओके, तो हम पहले इश्केमिक हार्ट डिजीज़ के तीनों टॉपिक ख़त्म करेंगे, दैट इज़ MI, एंजाइना पेक्टोरिस एंड एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ये थोड़ा बड़ा लेक्चर होने वाला है। ओके, सो प्लीज़ अगर आप देखेगा, अगर कॉन्सेप्ट समझना है तो पूरा वीडियो आप देखेगा। ओके, ठीक है। तो और मैंने टेलीग्राम चैनल में जो डिस्क्रिप्शन दूंगा, लिंक में मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल की, उसमें आप जाके CVS के जो इंपॉर्टेंट इमेजेस है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो मैंने खींच कर रखा है। तो आई होप आप उधर पे भी जाके चेकआउट कर लेंगे। ठीक है, सो यू कैन अंडरस्टैंड द सिंपल हिस्टोपैथोलॉजी एंड इमेजेस। ओके, तो आज बात करते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज हार्ट अटैक। ठीक है, तो और ये अलग से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू WHO, cardiovascular disease is the leading cause of death worldwide. Okay, of this large proportion are by heart attack, also called as acute MI. तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ इज़ अ लीडिंग कॉज। ठीक है, बिकॉज लाइफस्टाइल चेंज हो रही है एंड हम ढंग से हमारी फूड हैबिट्स या फिर स्लीपिंग हैबिट्स बोल सकते हैं चेंज हो रही है, उसकी वजह से इट्स अ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। ठीक है, अब मायोकार्डियल इन्फाक्शन, तो मायो मीन्स मसल एंड कार्डियल मीन्स हार्ट एंड इन्फाक्शन मीन्स टिश्यू डेथ ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड फ्लो। ठीक है, तो टिश्यू डेथ ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड फ्लो, दैट इज इन्फाक्शन। So it is the death of heart muscle cells because lack of blood flow, process called as necrosis। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जब मसल सेल्स को ब्लड फ्लो नहीं मिल रहा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, दैट विल कॉज द एक्यूट एम आई। एंड इफ़ द एंड अगर ब्लड फ्लो अगर कंटिन्यू रहा, ऐसा मतलब ब्लड फ्लो नहीं मिल पाया कंटिन्यूसली, तो दैट विल लीड टू द डेथ ऑफ द मायोकार्डियल सेल्स, या फिर बोल सकते हैं मायोकार्डियम। ठीक है, दैट विल कॉज द नेक्रोसिस। ठीक है, तो नेक्रोसिस ऑफ टिश्यूज ऑफ हार्ट, दैट विल कॉज द मायोकार्डियल इन्फाक्शन। ओके, सो पहले हम नॉर्मली समझते हैं मतलब इसका कॉज क्या होता है। ठीक है, तो एज वी नो, हार्ट पम्प्स ब्लड टू द बॉडी। ओके, द हार्ट ऑल्सो देयरफॉर नीड्स ब्लड टू मेंटेन इट्स फंक्शंस। ठीक है, तो मतलब अगर पूरी बॉडी को अगर ब्लड प्रोवाइड कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हार्ट सेल्स को भी ब्लड चाहिए। सो इट हैज़ इट्स ओन सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन। इट इज़ एंड कोरोनरी सर्कुलेशन क्या है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ स्मॉल आर्टरीज एंड वेन्स दैट हेल्प टू कीप द हार्ट सप्लाइड विथ फ्रेश O2। ठीक है, तो मतलब फ्रेश ऑक्सीजन को कोरोनरी सर्कुलेशन प्रोवाइड करता है ताकि जो मायोकार्डियम सेल्स है वो अपना फंक्शन ढंग से कर सके। तो हार्ट अटैक हैपन्स व्हेन दिस स्मॉल आर्टरीज बिकम ब्लॉक एंड स्टॉप सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट टिश्यू। ठीक है, तो वो कब हार्ट अटैक होगा? जब जो आर्टरीज होगी वो ब्लॉक हो जाएगी, तो उसकी वजह से ब्लड एंड ऑक्सीजन वो नहीं पहुंच पाएगा प्रॉपरली हार्ट मसल्स पे। ठीक है, एंड इफ़ इट हैपन्स फॉर लॉन्ग इनफ द हार्ट टिश्यूज डाइज। ठीक है, तो मैंने पहले बोला कि अगर आपको ब्लड फ्लो या फिर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे एक लॉन्ग टाइम तक, तो इट विल लीड टू द टिश्यू और सेल डेथ, दैट इज कॉल्ड एज नेक्रोसिस। ओके, एंड दैट इज द कॉज ऑफ MI। ओके, ऑलमोस्ट ऑल हार्ट अटैक्स आर अल्टीमेटली अ रिजल्ट ऑफ द एंडोथीलियल सेल डिसफंक्शन। ठीक है, तो सेल डिसफंक्शन क्यों होगा? बिकॉज ब्लड फ्लो एंड न्यूट्रिएंट्स या फिर ऑक्सीजन ढंग से नहीं मिल पा रहा है। इट रिलेट्स टू एनीथिंग that irritates or inflames the slippery lining of the artery, that is the tunica intima। अब ये हमको याद रखना है कि कौन कौन से लेयर्स में बेसिकली हो रहा है ये सब चीज़ें। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस में भी याद रखेंगे, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में भी। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में बेसिकली इट इज़ द ट्यूनिका इंटीमा। ओके, दैट इज़ द इनर मोस्ट लेयर। तो आर्टरी की है ना 3 लेयर होती है, दैट इज़ एक्सटर्ना, मीडिया एंड इंटीमा। तो ये सब जो भी प्रोसेस हो रही है दैट विल अकर इन द ट्यूनिका इंटीमा। ओके,
मैंने इधर पे एक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन बनाया है, वो मैं आपको जैसे जैसे पॉइंट्स कवर होते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता चला जाऊँगा। तो देखिए, टूनिका इंटीमा दैट इज़ द इनर लेयर। ओके, classic irritants are toxin found in tobacco which float around in the blood and damage the cells। मतलब टॉक्सिन दैट हम अगर जो टोबैको च्यूअर्स होते हैं तो टोबैको इज अ टॉक्सिन। ओके, दैट डैमेज वो कैसे डैमेज करेगा? द डैमेज देन बिकम्स द साइट फॉर द एथेरोस्क्लेरोसिस, एंड एथेरोस्क्लेरोसिस is a type of coronary disease where deposits of fats, cholesterol, proteins and calcium and WBC build up to start and ब्लॉक ब्लड फ्लो टू द हार्ट टिश्यू। तो जो टॉक्सिन्स होंगे दैट विल लीड टू अ कॉम्प्लिकेशन नोन एज एथेरोस्क्लेरोसिस। उसमें क्या होगा? दैट इज द डिपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स, कैल्शियम, WBC, फैट, और वो क्या करेंगे? ब्लॉक द आर्टरी दैट सप्लाइज द हार्ट। ओके, ठीक है। तो देखो ये डायग्राम में देखो, आपकी जो टॉक्सिन्स है वो डैमेज कर रहे हैं, ठीक है। एंड वो क्या फॉर्मेशन करेंगे? दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ प्लेक। ओके, एंड प्लेक के दो पार्ट्स है, दैट इज़ द हार्ड सेल दैट इज़ अ फाइब्रस कैप एंड द सॉफ्ट इंटीरियर पार्ट। तो अगर टॉक्सिन्स एक वो एक्यूट फेज में डैमेज नहीं करेंगे, वो आप बात समझ लीजिए। ओके, तो लॉन्ग टाइम फिर प्रोलॉन्ग यूज हुआ टोबैको का, तो फिर इट विल लीड टू द ब्लॉकिंग ऑफ by cholesterol, fat, WBC. Okay, and that condition formation is known as the plaque formation, and the plaque formation will lead to the atherosclerosis by blocking the intimal layer of the artery. Okay, ठीक है। तो स्टार्ट द ब्लॉक ऑफ ब्लड टू द हार्ट टिश्यू, उधर तक हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट इज कि लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लेक। ओके, तो it takes years to build up, and this slow blockage only partially block the coronary arteries, but there is still some blood flow। मतलब प्लेक फॉर्मेशन तो हो जाएगा, बट वो क्या है कि पूरे को ऑक्लूड नहीं करेगा, इट विल ऑक्लूड ओनली सम पार्ट, मतलब हाफ ऑफ द पार्ट प्लेक से। बट तो भी अभी अभी धीरे धीरे ब्लड सप्लाई चालू है, मतलब ब्लड फ्लो तो लो हो ही चुका है पहले से। ओके, हार्ट अटैक्स हैपन व्हेन देयर इज अ सडन कंप्लीट ब्लॉकेज और ऑक्लूजन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। अब हार्ट अटैक कब होगा? जब कंप्लीट ऑक्लूजन हो जाएगा कोरोनरी आर्टरी का, तब वो होगा। तो अब देखते हैं कि हाउ इट हैपेंस। ओके, सिंस द प्लेग sit right in the lumen of blood vessels, they are constantly being stressed by mechanical forces from the blood flow। ठीक है, तो वो ल्यूमेन इंटीमा में सेट हो गया, ठीक है। तो उससे क्या होगा? जो ब्लड आ रहा होगा वो उस पर कॉन्स्टेंट मैकेनिकल फोर्स डालेगा, ठीक है। तो दिस रिजल्ट्स इन द ब्रेकिंग ऑफ द प्लेग्स। अब क्या होगा कि मैकेनिकल फोर्स कंटिन्यूसली आपको एक जगह पे लग रहा है, तो दैट विल कॉज द प्लेग्स टू ब्रेक ऑफ। तो अगर फिर प्लेग ब्रेक ऑफ हो गए, तो वंस दिस हैपन्स द इनर फीलिंग ऑफ फैट, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, कैल्शियम एंड WBC विच इज थ्रोम्बोजेनिक, ठीक है, दैट मीन्स इट टेंड्स टू फॉर्म्स क्लॉट्स वेरी क्विकली। तो उसकी जो इनर फीलिंग होगी वो थ्रोम्बोजेनिक होगी, ठीक है। और थ्रोम्बोजेनिक का मतलब क्या होता है कि वो क्लॉट को बहुत जल्दी फॉर्म कर लेगी, ठीक है। सो द प्लेटलेट्स और ब्लड क्लॉटिंग कंपोनेंट्स इन द ब्लड फ्लो बाय एंड गेट एक्साइटेड एंड दे एडर द एक्सपोज्ड प्लेग। तो अब ब्लड फ्लो हो रहा है, तो उसके साथ तो प्लेटलेट्स एंड WBC, RBC सब होंगे। तो प्लेटलेट्स एक्साइटेड हो जाएंगे एंड प्लेटलेट्स विल फॉर्म द क्लॉट, एंड वो क्या हो जाएंगे? जो एक्सपोज प्लॉट है, जो कैल्शियम, WBC या जो भी प्लेग में था उसके साथ वो चिपकना चालू हो जाएंगे, ठीक है। सो उससे क्या होगा कि द प्लेटलेट्स ऑल्सो रिलीज केमिकल विच एनहेंस द क्लॉटिंग प्रोसेस। अब क्लॉटिंग फैक्टर्स भी रिलीज होंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा? वो द प्रोसेस विल अकर वेरी मच फास्टर, ठीक है। एंड नाउ हाफ बाई प्लेग एंड हाफ बाई प्लेटलेट्स द क्लॉट एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स द आर्टरी गेट्स फुल्ली ऑक्लूडेड। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो प्लेग से हाफ कवर्ड था वो तो अब था ही पहले से, अब क्या होगा कि वो पूरा कवर्ड हो गया, बिकॉज प्लेग एक्सपोज हुआ, एंड प्लेग एक्सपोज हुआ तो उसकी वजह से प्लेटलेट एक्साइट हुए, एंड प्लेटलेट एक्साइट हुए तो क्लोटिंग फैक्टर रिलीज किया, एंड क्लोटिंग फैक्टर रिलीज होने की वजह से वो पूरी आर्टरी ऑक्लूड हो गई, ठीक है। एंड दैट विल कॉज द MI। ओके, तो हमने एक बार फिर से मैं आपको बोल देता हूँ कि क्या होता है बेसिकली MI इज़ द मतलब नेक्रोसिस ऑफ द मायोकार्डियम सेल्स, ठीक है। तो उसको मतलब ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, उसकी वजह से इट इज़ अ मेजर कॉज ऑफ MI। और एंडोथेलियल सेल डिसफंक्शन होगा, तो क्यों होगा? एंड इट इज़ द अफेक्टिंग लेयर कॉल्ड द ट्यूनिका इंटीमा। अब टोबैको च्यूअर क्रॉनिक यूज़ करेंगे तो दैट विल लीड टू द कॉम्प्लिकेशन, दैट इज़ द एथेरोस्क्लेरोसिस। अब एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या हो रहा था कि प्लेग फॉर्मेशन हो रहा था, दैट विल वाज ओनली ऑक्लूडिंग द हाफ ऑफ द
हाफ ऑफ द आर्टरी, ठीक है, मतलब ट्यूनिका इंटीमा के वो हाफ ही ब्लॉक कर रहा था। बट फ्यूल ऑक्लूड कब होगा, जब कॉन्स्टेंटली मैकेनिकल फोर्स से जब प्लेक टूटेगा तो इट विल ऑल्सो, तो प्लेटलेट एक्साइट होके क्लॉटिंग फैक्टर्स इंड्यूस करेंगे एंड दैट विल ब्लॉक द फुल आर्टरी, ठीक है, द ब्लॉक द फुल ल्यूमेन ऑफ द ट्यूनिका इंटीमा। ओके, तो उसकी वजह से MI हो जाएगा। ओके, मोस्ट कॉमन अफेक्टेड आर्टरीज आर, तो ये हमको तीनों आर्टरीज याद रखनी है, दैट इज LAD, RCA एंड LCX, ठीक है। तो LAD इज द लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग सप्लाइज टू एंटीरियर वॉल एंड सेप्टम ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये पूरा हमको याद रखने की कहाँ कहाँ सप्लाई करता है वो भी। ओके, सप्लाइज टू एंटीरियर वॉल एंड सेप्टम ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल एंड 40 to 50% केसेस में यही मोस्ट कॉमन अफेक्टेड आर्टरी, दैट इज द लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग दैट सप्लाइज टू द एंटीरियर वॉल एंड सेप्टम ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट कोरोनरी आर्टरी, okay, supplies to posterior wall, septum and papillary muscles of the left ventricle. Okay, so that occurs in the 30 to 40% cases. It supplies to the posterior wall and septum and the papillary muscles of the left ventricle. Okay, left circumflex artery, that is LCX, supplies to the lateral wall of left ventricle in 50 to 20% cases. तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि LAD कहाँ कहाँ सप्लाई करती है। एक तो सेप्टम ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एंटीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट कोरोनरी आर्टरी, पोस्टीरियर वॉल एंड सेप्टम, पोस्टीरियर वॉल, सेप्टम एंड पेपिलरी मसल्स ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। एंड LCX कहाँ सप्लाई कर रहा था, इट वॉज सप्लाइंग द लेटरल वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमने देखा ऊपर कि मोस्ट ऑफ द हार्ट अटैक इन्वॉल्व्स लेफ्ट वेंट्रिकल बिकॉज द आर्टरीज मेंशन्ड अबव, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल इज मोस्ट प्रोन टू द हार्ट अटैक, ठीक है, बिकॉज जो भी आर्टरीज है वो ज़्यादातर पोस्टीरियर वॉल देख लो, लेटरल वॉल देख लो, एंटीरियर वॉल देख लो या सेप्टम देख लो, वो पूरा लेफ्ट वेंट्रिकल को ही सप्लाई कर रही थी। ओके, मैंने इधर पे एक रफ डायग्राम बना रखा है, ठीक है। तो मैंने इसलिए बना रखा है कि आपको थोड़ा समझ में आया, ठीक है। तो द लास्ट जो एपिकार्डियम में है वहाँ पे हमारी कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है। एंड 3 लेयर्स होते हैं मसल के, दैट इज एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। तो एपिकार्डियम में हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है जहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है। ओके, ऑन एपिकार्डियम द कोरोनरी आर्टरीज आर प्रेजेंट। ओके, इन केस ऑफ LAD गेट्स ब्लॉक्ड द एरिया ऑफ परफ्यूजन इज एट अ रिस्क, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लिया हमने कि अगर LAD ब्लॉक हो गई तो जो एरिया ऑफ परफ्यूजन है, दैट इज जहाँ पे वो ब्लड सप्लाई कर रही है, इज एट रिस्क। विद इन 1 minute डोंट रिसीव इनफ ऑक्सीजन एंड बिकम इस्चेमिक, ठीक है। तो LAD अगर नहीं मिलेगा उसको ब्लड तो इट विल कॉज द इस्चेमिया। ओके, मसल लेयर एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट इज सिवियरली रिड्यूस। तो अब जो कंट्रैक्शन हो रहा था तब वो ऑब्वियस सी बात है कि ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स नहीं कर पाएगा। ओके, दिस इनिशियल स्टेज इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव since the ischemic damage to the cells in the perfusion zone is potentially reversible. Okay, तो initial state तो extremely sensitive होता है and because the ischemic damage to the cells in the perfusion is potentially reversible. अब अगर हमको थोड़े टाइम के लिए फिर से हम प्रॉब्लम ओवरकम कर लेते हैं, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन को फिर से हम स्टार्ट कर दें तो इट विल बी रिवर्सिबल। ओके, after about 20 to 40 minutes damage starts to become irreversible and the cell starts to die. Okay, this zone changes to the zone of necrosis, ठीक है। तो पहले जब zone of ischemia था, ओके, तब थोड़े टाइम के लिए मतलब विद इन 1 minute वो चालू हो गया था एंड फॉर 5 to 10 minutes अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं मिली या फिर इट विल एक्सटेंड टू द 20 to 40 minutes डैमेज बिकम्स इरिवर्सिबल। मतलब हम अब ऑक्सीजन थेरेपी मतलब ऑक्सीजन देंगे भी तो भी कुछ नहीं हो पाएगा बिकॉज द सेल स्टार्ट टू डाई एंड दिस जोन इज नोन एज द जोन ऑफ नेक्रोसिस। तो उसको क्या करना पड़ेगा, सो क्विकली आइडेंटिफाई एंड ट्रीटिंग ऑफ MI इज सुपर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो हम ट्रीटमेंट जल्दी करना पड़ेगा नहीं तो द पेशेंट विल डाई। ओके, द फर्स्ट एरिया विल अफेक्ट, ठीक है, तो वो क्या होगा, दैट इज द फर्स्ट एरिया इज द इनर 1/3 ऑफ द मायोकार्डियम। ओके, तो मैंने आपको वो रफ डायग्राम बताया था, दैट इज दिस। तो 1/3 ऑफ द मायोकार्डियम विल बी फर्स्ट अफेक्टेड। ओके, उससे क्या होगा, इफ द ब्लॉकेज सडनली लाइसेस और ब्रेक्स डाउन एंड ब्लड फ्लो रिटर्न्स पेशेंट डैमेज विल बी लिमिटेड टू द इनर 1/3। तो मतलब अगर
द ब्लॉकेज सडनली ऑक्सीजन ब्रेक डाउन एंड ब्लड फ्लो रिटर्न्स, मतलब जो ब्लॉकेज था वो टूट गया, जो ऑक्लूड हुआ था वो टूट गया एंड रिटर्न्स, तो वो जो 1/3 डैमेज था वो उधर तक ही रह जाएगा, बाकी जो 2/3 है वो नॉर्मली रहेगा, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड एज द सब एंडोकार्डियल इन्फार्क्ट, ओके। तो दिस कंडीशन इज नोन एज द सब एंडोकार्डियल इन्फार्क्ट इन ईसीजी, and it is the subendocardial infarct क्या है, that is the partial infarct of the heart wall, okay। and in ECG क्या शो करेगा, that is it shows the ST segment depression, okay। तो it is also known as NSTEMI, that is the non ST segment elevation MI, okay। and the other cause of subendocardial infarction are severe atherosclerosis, hypotension, anything that leads to poor perfusion of the हार्ट टिश्यू, ओके। तो फर्स्ट एरिया कहाँ अफेक्ट हो रहा था कि 1/3 ऑफ द मायोकार्डियम, एंड दैट कंडीशन ऑफ द ब्लॉकेज ऑफ द 1/3 दैट इज द सब एंडोकार्डियल इन्फार्क्ट, ओके, एंड द पार्शियल इन्फार्क्ट ऑफ द हार्ट वॉल। एंड आफ्टर 3 to 6 आवर्स जोन ऑफ नेक्रोसिस एक्सटेंड टू द एंटायर वॉल ऑफ थिकनेस, ठीक है। तो अगर जोन ऑफ नेक्रोसिस आ गया तो इट विल अफेक्ट द होल मायोकार्डियम, ओके। तो दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्ट, ओके, इन्वॉल्व ऑफ द होल वॉल ऑफ द इन्फार्क्शन, ओके। एंड ईसीजी में क्या आएगा, दैट इज इट विल शो द ST segment elevation, so called as the STEMI, also known as the ST segment elevation MI। and symptoms of MI are chest pain, फिर pressure which radiate to left arm या jaw, फिर dyspnea होगा, sweating होगा, nausea होगा, and fatigue will also occur। अब हम डायग्नोसिस ऑफ MI, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक। when there's been irreversible damage to the heart cell, their membranes become damaged and proteins and enzyme inside escape। तो अगर irreversible damage of heart cell हो जाएगा तो membrane damage हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो प्रोटीन्स एंड एंजाइम अंदर होंगे वो सेल्स के, दैट विल एस्केप आउट एंड दे एंटर द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। तो दे विल, वो ब्लड स्ट्रीम से हम डिटेक्ट कर पाएंगे कि क्या अगर एंजाइम वो उधर पे ब्लड में आ गए तो वी कैन डायग्नोज द डैमेज ऑफ सेल्स कि कितना हुआ है, क्या हुआ है, ओके। तो 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज़ द ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी एंड CKMB, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको एक ग्राफ बताया, ठीक है, ब्लू एंड ब्लैक से, जो मैंने ब्लू से किया है दैट इज़ द ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन टी। तो वो क्या हो रहा है कि देखो, जब 2 to 4 आवर्स में वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया, एंड द टू एंजाइम दैट इज ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन टी विल रीच द मैक्सिमम लेवल एट द 48 आवर्स, ठीक है। 48 आवर्स में वो मैक्सिमम पीक पे पहुंच जाएगा एंड इट विल डिक्रीज डाउन टू 7 to 10 days। एंड सेम फेज में CKMB क्या हो रहा है कि only in 24 hours it's reaching its peak level, okay। तो since CKMB levels return more quickly, it is helpful for the diagnosis of the reinfarction। मतलब वो पीक लेवल पे भी जल्दी पहुंच रहा है, एंड 48 आवर्स में जहाँ ट्रोपोनिन INT अपने पीक लेवल पे पहुंच रहा है वो फिर से अपने नॉर्मल स्टेट में भी आ जा रहा है, तो ठीक है। तो it returns more quickly, so it is helpful for diagnosing the reinfarction, okay। तो infarction occurring again to the previous one, ठीक है। तो उसका मतलब कि अगर फिर से इन्फाक्शन होने की प्रोबेबिलिटी होगी देन द CKMB इज अ मार्कर, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि कार्डियक मार्कर की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, तीनों को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ कार्डियक मार्कर, ठीक है, बिकॉज तीनों के लेवल्स बढ़ रहे हैं एंड कम हो रहे हैं पीरियोडिकली, ओके। अब देख लेते हैं दैट इज़ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ MI, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सो ओके। 0 to 24 आवर्स में क्या होगा, दैट इज अरिथमिया, दैट इज द डिसरप्टेड सिग्नल्स होंगे एंड इरेगुलर रिदम्स चालू हो जाएगी। कार्डियोजेनिक शॉक, कांट पंप इनफ ब्लड इन द बॉडी, क्यों, बिकॉज द सब एंडोकार्डियल इन्फार्क्ट एंड द ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्ट की वजह से पूरी आर्टरीज ब्लॉक हो जाएगी, तो जो हार्ट सेल्स है तो उसको ब्लड एंड ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, देन द cardiac muscles can't pump the blood enough, so it will lead to the cardiogenic shock, okay। फिर 1 to 3 days में क्या होगा, टिश्यू अराउंड द अफेक्टेड एरिया गेट्स इन्फ्लेम्ड बाय द न्यूट्रोफिल्स, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि अगर प्लेग और कोलेस्ट्रॉल वो सब ब्रेक हो रहा है तो फिर न्यूट्रोफिल्स आएंगे उधर पे, ठीक है, एंड दैट लीड्स टू द पेरिकार्डाइटिस, ओके। तो न्यूट्रोफिल्स की वजह से क्या होगा, दैट विल कॉज द पेरिकार्डाइटिस। एंड 3 to 14 डेज में क्या होगा,
मैक्रोफेज इन्वेड द टिश्यू, हीलिंग प्रोसेस बिगेन्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्युलेशन टिश्यू। तो मैक्रोफेजेस जब डैमेज हो जाएगा पूरे सेल्स को, टिश्यू को, देन द मैक्रोफेज विल कम, ठीक है, रिपेयर करने के लिए आएगा, एंड दैट विल फॉर्म द ग्रेन्युलेशन टिश्यू, दैट इज न्यू कनेक्शन टिश्यू विच इज येलो एंड सॉफ्ट, ठीक है। तो वो इट विल गिव द येलोइश अपीयरेंस। द टिश्यू इज एट द रिस्क ऑफ द मायोकार्डियल रप्चर, ओके। तो उसमें मायोकार्डियल रप्चर भी हो सकता है, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स की वजह से क्या हो रहा था, पेरिकार्डाइटिस, एंड मैक्रोफेजेस आने की वजह से क्या हो सकता है, दैट इज द मायोकार्डियल रप्चर, ओके। आफ्टर 2 weeks cardiac tissue scarring process finishes, tissue become grayish white in color and leads to heart failure। अब क्या होगा कि prolonged ischemia ये सब हुआ तो that will lead to the scar formation and tissue becomes grey white in color, so necrosis occur and that will lead to the heart failure, okay। तो फिर से एक बार कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एमआई को रिवाइज कर लेते हैं। दैट इज 0 to 24 आवर्स में क्या होगा, दैट इज अरिथमिया एंड द कार्डियोजेनिक शॉक। फिर 1 to 3 डेज में न्यूट्रोफिल्स की वजह से क्या होगा, इट विल कॉज द पेरिकार्डाइटिस, एंड 3 to 14 डेज में मैक्रोफेजेस की वजह से मायोकार्डियल रप्चर, एंड दैट विल लीड टू द मतलब वो हीलिंग प्रोसेस के दौरान ग्रेन्युलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा, दैट इज गिव द येलोइश एंड सॉफ्ट अपीयरेंस, ओके। एंड आफ्टर 2 weeks it will lead to the necrosis of the tissue and will ultimately lead to the heart failure, okay। अब मेनली आ जाता है दैट इज द फाइब्रिन ट्रीटमेंट्स ऑफ एमआई, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट इज द फाइब्रिनोलाइटिक थेरेपी, ओके। तो यूजेज मेडिकेशन टू ब्रेक डाउन द फाइब्रिन क्लॉट्स। अब फाइब्रिनोलाइटिक मतलब फाइब्रिन की लाइसिस करना, ओके। तो जो मेडिकेशंस देंगे दैट विल रिमूव द फाइब्रिन क्लॉट्स, ओके। And the second one is the angioplasty, that is endovascular procedure where a deflated balloon is inserted into the blockage and then inflated to open the artery। अब बेसिकली क्या करेंगे एंजियोप्लास्टी में कि जो एकदम फ्लैट बलून होगा तो उसको इंसर्ट करेंगे ल्यूमेन ऑफ आर्टरी में एंड देन उधर पे फुलाएंगे, दैट विल वाइडन द लूमेन ऑफ द आर्टरी एंड दैट विल लीड टू द क्या बोल सकते हैं, जो प्लेग होगा तो उसका पूरा डिस्ट्रॉय करके वो बाहर भी निकाल देगा एंड आर्टरी के लूमेन को भी ओपन कर देगा। एंड द थर्ड वन इज द परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, दैट इज कैथेटर इज यूज टू प्लेस अ स्टेंट इन द कोरोनरी आर्टरी टू फिजिकली ओपन अप अ ब्लड वेसल, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि स्टेंट सर्जरी हुई है, कॉमनली बोलते तो कैथेटर की वजह से वो स्टेंट एक बिठा देते हैं वहाँ पे, फिजिकली ओपन अप कर लेते हैं ब्लड वेसल को एंड वहाँ से पूरा जो प्लेग या फिर जो भी है हमारा वो obstruction occluded material that will be removed surgically, okay। फिर if early enough following blockage, some of these cells that haven't entered into the irreversible stage can be saved एंड वाइल द अदर्स विल डिस्ट्रॉयड एंड रिमूव। तो मतलब अगर अर्ली फेज में हम ट्रीटमेंट करते तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि सब एंडोकार्डियल इन्फार्क्ट में ओनली 1/3 इज अफेक्टेड। तो उसमें क्या करेंगे कि हम जो सेल्स नहीं गए वो स्टेज में, इरिवर्सिबल स्टेज में, तो उधर पे उसको बचा सकते हैं एंड इट विल लीड कि जो ज़्यादातर डैमेज है जो ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्ट से हम बच सकते हैं, मतलब पूरे हम जो मायोकार्डियम का जो लेयर है मसल का उसको बचा सकता है, ठीक है। एंड दैट विल बी गुड फॉर अस। दिस कैन बी improve both short term and long term function as well as prevent the further damage and reduce of overall zone of necrosis। तो मैंने वही बताया कि नेक्रोटाइजेशन के जोन में जाने से पहले जितना हम बचा सके सेल्स को दैट इज़ गुड, ठीक है, फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म फंक्शंस, ओके, ठीक है। एंड अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द रीपरफ्यूजन थेरेपी, ठीक है। तो अब ये कॉम्प्लिकेशन ऑफ रीपरफ्यूजन थेरेपी क्या है, दैट इज एंड जो हमने मैं मेंशन करना भूल गया रिपरफ्यूजन थेरेपी के बारे में, कि जो हमने अभी देखा कि ब्लॉकेज ऑफ इरिवर्सिबल सेल्स, तो मतलब हम जो रिपरफ्यूजन हो रहा है तो उसको जो सेल्स जो जोन ऑफ इस्चेमिया से जोन ऑफ नेक्रोसिस में जा रहे थे तो हमको उसको परफ्यूज करने से बचा रहे, ठीक है। तो दैट इज़ द रीपरफ्यूजन थेरेपी, मतलब हम जो भी रिवर्सिबल सेल्स है उसको उधर पे जोन ऑफ नेक्रोसिस में जाने से बचा रहे हैं, तो मतलब हम उसको परफ्यूज नहीं होने दे रहे, दैट इज सो दिस थेरेपी इज नोन एज द रिपरफ्यूजन थेरेपी। अब कॉम्प्लिकेशन उसका क्या है, दैट इज द रिपरफ्यूजन इंजरी। तो रिपरफ्यूजन इंजरी इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ द रिपरफ्यूजन थेरेपी। अब इसमें क्या हो रहा है कि टिश्यू इज डैमेज्ड बाय रिटर्निंग द ब्लड फ्लो, ठीक है। तो जो टिश्यू हमने बचा लिया, ठीक है, जो
ऑब्वियस सी बात है कि ओनली जोन ऑफ इस्चेमिया में आया है, तो उसको हमने रिपरफ्यूज किया, तो दैट विल ऑल्सो लीड टू तो रिपरफ्यूजन इंजरी ही होगी, ठीक है। तो वो कैसे होगी, दैट इज ब्लड फ्लोइंग बैक टू द सेल्स ब्रिंग द इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम, ठीक है। तो जो इन्फ्लक्स हो रहा है, अगर हम साथ में ब्लड लाए, मतलब ब्लड सेल्स को लाए, तो ब्लड फ्लोइंग जो हमने बैक फ्लो करवाया, दैट विल ऑल्सो ब्रिंग द इन्फ्लक्स ऑफ द कैल्शियम, ओके। एंड कैल्शियम विल लीड टू द मसल कंट्रैक्शन एंड द इरिवर्सिबली सेल कंट्रैक्ट। तो अब जो इरिवर्सल होंगे वो भी कंट्रैक्ट करेंगे बिकॉज ऑफ द कैल्शियम इज एंटर्ड। सिंस दे हैव बीन इरिवर्सिबली डैमेज दे कैन गेट स्टक एंड कांट गेट रिलैक्स, ठीक है। तो अगर इरिवर्सिबली डैमेज हो गए तो दे गेट स्टक एंड दे कांट इवन रिलैक्स। तो एक बार कंट्रैक्ट हो गए बट रिलैक्सेशन नहीं हो पाएगा, एंड दैट विल लीड टू द कंट्रैक्शन बैंड नेक्रोसिस। तो हम जो MI के जो टिश्यूज है दैट विल ऑल्सो शो द कंट्रैक्शन बैंड नेक्रोसिस ऑन द हिस्टोलॉजी, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि रिपरफ्यूजन इंजरी होता क्या है। तो अगर जो मैंने रिपरफ्यूजन इंजरी में बताया कि वहाँ पे हमने जो आधे सेल्स जो जोन ऑफ इस्चेमिया में थे उसको बैकफ्लो करवाया, ठीक है, मतलब उसको रोक लिया, उधर पे जोन ऑफ नेक्रोसिस में जाने नहीं दिया, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि दे विल ऑल्सो ब्रिंग बैक द कैल्शियम, ठीक है। तो वो कैल्शियम लाएंगे, ठीक है, बिकॉज ब्लड में होता ही है। तो कैल्शियम विल लीड टू द मसल कंट्रैक्शन ऑफ द इरिवर्सिबली सेल कंट्रैक्टिंग, मतलब जो हाफ डैमेज है वो अब कंट्रैक्ट तो हो जाएंगे, बट ऑब्वियसली बात है बिकॉज दे आर वन ऑफ द डैमेज सेल का हाफ डैमेज हो ही गया है, तो दैट विल लीड टू द ओनली कंट्रैक्शन। तो वो रिलैक्स नहीं कर पाएंगे, जब रिलैक्स नहीं कर पाएंगे तो दे विल शो द कंट्रैक्शन बैंड नेक्रोसिस, ओके। अब व्हेन ब्लड ब्रिंग्स, ठीक है, एंड द सेकंड मैकेनिज्म इज कि अगर कैल्शियम नहीं तो कैल्शियम के साथ और भी कंपोनेंट्स लाएगा, दैट इज ऑक्सीजन, इट विल ऑल्सो गिव, मतलब ऑक्सीजन भी लाएगा, बट दैट ऑक्सीजन पैराडॉक्सिकली कैन एक्चुअली लीड टू द मोर सेलुलर डैमेज बिकॉज कैसे, दैट इज कंडीशन इन इस्चेमिक हार्ट सीम टू इंक्रीज कन्वर्जन ऑफ रिटर्निंग ऑक्सीजन टू ROS विच डैमेज द हार्ट सेल्स। तो मतलब जो रिटर्निंग ऑक्सीजन होगा तो उससे क्या बनेगा, फ्री रेडिकल्स बनेंगे, एंड फ्री रेडिकल विल डैमेज द मोर हार्ट सेल्स। मतलब अगर ब्लड ऑक्सीजन भी साथ में ला रहा है तो अब ऑक्सीजन जो था पहले से तो उसको वो पैराडॉक्स करेगा, तो इट विल कॉज अ इन्वर्स इफेक्ट, या बोल सकते हैं हार्मफुल इफेक्ट। तो ऑक्सीजन विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द फ्री रेडिकल, या फिर बोल सकते हैं द so will lead to the formation of the reactive oxygen species that will lead to the damage of the ischemic heart cells, okay. In addition to re-establishing blood flow, though there are a number of medications that might be in acute setting. तो acute setting में हम दे सकते हैं drugs, that is antiplatelets, that is aspirin, anticoagulants, that is heparin, nitrates that relax the coronary artery and lower the preload ऑन द हार्ट, ठीक है। हमने ये MI के पूरा लेक्चर फार्मेकोलॉजी में हमने दे रखा है, ठीक है। तो हमने बेसिकली उधर पे क्या क्या यूज़ किया था, दैट इज़ ARB, दैट इज़ एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, फिर हमने दिया था बीटा ब्लॉकर्स इन क्रॉनिक स्टेज, फिर हमने वेजोडाइलेटर्स भी दिए थे, फिर हमने ACE इनहिबिटर्स भी दिए थे, फिर नाइट्रेट्स भी दिए थे, ठीक है। तो इंक्रीज द कंट्रैक्टिलिटी एंड डिक्रीज द प्रीलोड एंड द आफ्टर लोड, ठीक है। एंड पेन मेडिकेशन एंड स्टेटिन्स टू इम्प्रूव द लिपिड प्रोफाइल। तो एंटीप्लेटलेट्स, एंटीकोगुलेंट्स, नाइट्रेट्स, बीटा ब्लॉकर्स, पेन मेडिकेशन एंड स्टेटिन्स। एंड लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में वी विल अंडरलाइन द रिस्क फैक्टर्स, दैट इज इम्प्रूव द डाइट एंड क्विट स्मोकिंग। तो ये था पूरा MI। ट्रीटमेंट में हम याद रखेंगे रिपरफ्यूजन थेरेपी एंड रिपरफ्यूजन थेरेपी का कॉम्प्लिकेशन और उसके मैकेनिज्म्स भी याद रखेंगे, ओके। सो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में होगा, ओके। इसके जो कॉम्प्लिकेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है, फिर हमको याद रखना है कि तीनों एंजाइम कहाँ कौन से टाइम पे, ये ग्राफ आप देख लेंगे एंड बनाएंगे, तो इट्स अ बेटर थिंग, ओके। डायग्नोसिस में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, ये एंजाइम्स याद रखना है, ओके। सिम्टम्स ऑफ MI वो हमको दिखे जाएंगे, फिर ये सब एंडोकार्डियल इन्फार्क्ट एंड ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्ट कैन बी आस्क्ड डिफरेंटली, सो आप इसको भी याद रखने की कोशिश करेंगे। एंड पूरा जो मैकेनिज्म मैंने आपको बताया कि कब प्लेग फॉर्मेशन हुआ, प्लेग के फिर पूरा ऑक्लूड कैसे हुआ, हाफ ऑक्लूजन था, फिर कैसे, फिर ये जोन ऑफ इस्चेमिया एंड जोन ऑफ नेक्रोसिस वो कैसे आए वो भी हमको याद रखना है। एंड LAD, RCA एंड LCX पूरे तीनों कहाँ ब्लड सप्लाई करते हैं वो भी हमको याद रखना है, ओके। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में होगा। एंड गाइस कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे
कमेंट सेक्शन में बताएगा। एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड सो स्टे कूल, स्टे होम, stay safe and stay healthy. So thank you.